हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड। यहाँ आपको मिलती है पॉलिटिकल साइंस की सबसे क्रिस्प एंड एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम पास आने ही वाला है। 22 मार्च को हमारा पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम है। तो हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं कि कैसे 100 में से 100 स्कोर करें सीबीएसई एग्जाम्स में। हाँ, 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि कैसे आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। मैंने खुद पॉलिटिकल साइंस में 98 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। और अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आप भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। और मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ पर गलती करी, कहाँ पर मेरे वो 2 मार्क्स डिडक्ट हुए, ताकि आप वो गलती दोबारा रिपीट ना करें और आप अपने एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स ला पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एनसीईआरटी इज योर बाइबल। तो देखो, पॉलिटिकल साइंस किसी भी रेफरेंस बुक से नहीं आता है, बल्कि एनसीईआरटी से ही आपको सब कुछ पढ़ना है। क्योंकि पूरा जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। हर लाइन इंपॉर्टेंट है। इस बार भी पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आने वाला है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, अंडरलाइन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवाइज करते रहो। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। और साथ में पढ़ते वक्त ही साइड में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब आप बुक के अंदर ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो। हो सके तो बुक के साइड में जो मार्जिन होता है, व्हाइट कलर का जो स्पेस बचा होता है, वहीं पर शॉर्ट नोट्स बना के लिखो। ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो, जब आप रिवीजन के लिए बुक फिर से पढ़ोगे, तो आप साइड में जब वो पॉइंट्स को देखोगे तो आपको इजीली याद आ जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ है। रेफरेंस के लिए मैं आपको अपनी बुक का एक पेज दिखाती हूँ कि कैसे मैं अपने पॉइंट्स बनाती थी। इसमें मैंने क्या किया, मैंने रीडिंग करते वक्त ही साइड में शॉर्ट पॉइंट्स लिख लेती थी मैं। ताकि मुझे जब मैं दोबारा रिवाइज करूँ तो मुझे चीज़ें इजीली मेमोराइज हो जाती थी। जैसे कि मैंने लैंड रिफॉर्म्स वाला पैराग्राफ पढ़ा, तो मैंने यहाँ पे 3 लैंड रिफॉर्म्स को नोट डाउन कर लिया। ताकि जब मैं दोबारा रिवाइज करूँ तो मुझे ये पूरा ना पढ़ना पड़े और मैं ये 3 पॉइंट्स को देखकर अपना आंसर बना पाऊँ। साथ में जैसे ये फूड क्राइसिस वाला टॉपिक है, तो इसके अंदर ये बहुत बड़ा इसमें पैराग्राफ है, तो मैंने इसको शॉर्ट करके साइड में ही पॉइंट्स लिख लिए कि कब फूड क्राइसिस हुए थे 1965 से 1967 तक, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या पॉलिसीज आई थी, फिर जोनिंग पॉलिसी आई, 2 वॉर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आए, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। ये सारी चीज़ें मैंने साइड में ही नोट डाउन कर ली। तो जब मैं आंसर बनाऊंगी तो मुझे ये पॉइंट्स इजीली याद हो जाएंगे कि मुझे ये सारे पॉइंट्स यूज़ करने हैं और आंसर को बनाना है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। चीज़ें अच्छे से पढ़नी है पॉइंट टू पॉइंट, और उसके बाद साइड में शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ताकि जब आप फिर से रिवाइज करें तो आपको इजीली ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएं। ओके। अब दूसरा है एमसीक्यूज। तो अब 12 मार्क्स का एमसीक्यूज आते हैं, तो ये आपका जैकपॉट भी हो सकता है और यहीं से आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यू में ये होता है ना कि आपका अगर एक आंसर गलत हो तो आपका पूरा 1 नंबर कटेगा। बट जब आप रिटन एग्जाम दे रहे होते हो तो टीचर क्या करता है कि आपका थोड़ा सा गलत है और थोड़ा सही है, तो आपको हाफ मार्क्स तो मिलने के चांसेस होते हैं। बट एमसीक्यू में पूरा का पूरा 1 मार्क्स कटता है सीधा। तो मेरा भी यहीं पे मार्क्स कटे थे जब मेरे एग्जाम में मेरे 2 एमसीक्यूज गलत हुए थे। जब मैंने एग्जाम से आके घर में अपना पेपर चेक किया तो मेरे 2 एमसीक्यूज गलत थे। दैट्स वाई मेरे 98 वहाँ पे स्कोर बना। और मेरा जो बैच था 2020 का, तभी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे एमसीक्यूज। उसी साल इंट्रोड्यूस करे थे सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उससे पहले पूरा का पूरा थ्योरी एग्जाम ही होता था। तो हमें पता नहीं था कि कहाँ से एमसीक्यूज आएंगे, कैसे पढ़ना है। तो हमने सारा का सारा रिवाइज किया, पूरी बुक 1 to 1 मैंने रीड करी, बट तब भी कैसे ना कैसे मेरे 2 मार्क्स कट ही गए। तो एमसीक्यू जो है ये एज अ जैकपॉट भी यूज हो सकता है और एज आपके मार्क्स कटिंग भी इसमें ही हो सकती है। तो आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप 1 to 1 लाइन पढ़ोगे ना एनसीईआरटी की, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको सब चीज़ रिवाइज हो रखी होगी। तो आप इजीली एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे। तो एमसीक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए। अब जो थर्ड मंत्रा है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हो एग्जामिनर के सामने, वो बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग। आपको ना एक फॉर्मूला अपनाना है आईईसी का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, 1-2 लाइन का या 2-3 लाइन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ऊपर इंट्रोडक्शन हेडिंग डालनी है और इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जो आप आंसर दे रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है।
उसके बाद आपका मेन जो बॉडी होती है एग्जाम की, उसको एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन ऐसे नहीं करना कि आपने पैराग्राफ्स बना दिए हैं, आपको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, हेडिंग्स यूज करनी है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट भी करते जाना है। ब्लैक पेन से आप हाईलाइट कर सकते हो। साथ में एट लास्ट आपको अपना एग्जाम आंसर पूरा करने के लिए कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्जामिनर ना इम्प्रेस हो जाए कि हाँ बच्चे को आता है चीज़ें। आप ऐसा पूरा आंसर लिखोगे, आईईसी का फॉर्मूला अपनाओगे, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन का, तब आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। तो एग्जामिनर के पास ना एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि स्टूडेंट नोज द थिंग है, उसको पता है चीज़ें। तो ऐसे आपको करना है। और एक आंसर मैंने पीछे लिखा भी है आपके लिए, आप उससे हेल्प भी ले सकते हो कि कैसे आंसर राइटिंग होता है। अभी एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सैम्पल पेपर्स में पूछा गया था। डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, तो क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हुए थे उसके बारे में लिखना है। तो मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आई से इंट्रोडक्शन। ओके, 4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दिया। उसके बाद आपको अपना मेन आंसर स्टार्ट करना है, बॉडी स्टार्ट करनी है आंसर की, एक्सप्लेनेशन देना है। तो सोशल इफेक्ट सबसे पहले मैंने बताया, 2 इफेक्ट्स बताने, सोशियो और इकोनॉमिक। तो सबसे पहले बता दी सोशल इफेक्ट्स क्या क्या हुए। सोशल इफेक्ट्स में हेडिंग्स दी, मास माइग्रेशन, कम्युनल राइट्स, लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, रेफ्यूजी क्राइसिस। 4 हेडिंग्स थी, 4 पॉइंट्स बनाए, उनकी हेडिंग्स दी ब्लैक पेन से, ताकि वो हाईलाइट हो। ठीक है। साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आंसर के अंदर, उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया। आप और कोई पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हो, रेड नहीं यूज़ करना, बट आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हो, येलो यूज़ कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए। पूरा आंसर को ऐसे कलर करके नहीं आना शेडिंग, बस आपको नीचे एक लाइन खींचनी है। ठीक है। उसके बाद आपने जब आंसर दे दिया, उसके बाद आप सेकंड पॉइंट पे आते हो, इकोनॉमिक इफेक्ट्स। इकोनॉमिक इफेक्ट्स के अंदर भी हमने 4 पॉइंट्स दिए, उसको भी ब्लैक पेन से हमने हाईलाइट किया यहाँ पे, और ब्लैक पेन से हेडिंग लिखी। ठीक है। और साथ में आपने ये भी देखा कि हमने कितना खुला खुला काम किया है, बहुत ही ब्रॉड वे में। कुछ भी हमने चिपका चिपका काम नहीं कर रखा, ताकि जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में इजी हो, मार्किंग्स आपको दे पाए, यहाँ पर आपको मार्क्स दे पाए। ठीक है। साथ में एट द एंड आपको कंप्लीट करना है अपना आंसर कंक्लूजन के साथ। तो कंक्लूजन में भी आपको 4-5 लाइनें लिखनी है, तभी आपका आंसर जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड आंसर कहलाएगा। इस आंसर में आपको मार्क्स मिल पाएंगे पूरे के पूरे। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर में लिखोगे तो इजीली आप मार्क्स को गेन कर सकते हो। ओके। एंड फ्लो चार्ट्स आर बोनस मार्क्स। अगर आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बनाते हो ना, तो आपको बोनस मार्क्स मिलता ही मिलता है। ठीक है। सीबीएसई को ना क्रिएटिव आंसर्स पसंद होते हैं, तो जैसे अगर आप पंचायती राज एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो सिंपल से साइड में डायग्राम बना दो, जैसे कि ये एक पंचायती राज का डायग्राम है। अगर आपने ये डायग्राम भी बना दिया ना, तो और आपने आपका आंसर थोड़ा सा रह भी गया लास्ट में, तो टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है। ठीक है। तो वो आपको मार्क्स दे देगा, बिकॉज आपने ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे कि ये सब चीज़ें होती है, विलेज लेवल होता है, ब्लॉक लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, आपको आता है चीज़ें। तो इससे ना एक इंप्रेशन पड़ता है। आप ग्राफ्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स यूज़ करो, अपने आंसर को दूसरे आंसर से स्टैंड आउट कराएगा ये सब चीज़ें आपका, क्योंकि सीबीएसई ऑलवेज वांट अ क्रिएटिव आंसर। ओके। प्रीवियस ईयर्स एंड सैम्पल पेपर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका रैंक बूस्ट इसी से हो सकता है। हर एक दिन प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दो। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन पैटर्न्स का आइडिया हो जाएगा कि आपका टाइम पे एग्जाम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, और क्वेश्चन पैटर्न्स क्या आ रहा है, सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 मार्क क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 मार्क्स में कैसे आ रहे हैं, एमसीक्यूज का क्या पैटर्न चल रहा है। तो वो सब चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर से ही पता चलेंगी। वो जितने ज़्यादा हो सके उतना सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अब देखते हैं लास्ट 15 डेज में आपको क्या करना है। तो आपने अब सब कुछ तो अब पढ़ाई हो गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना उनको रिवाइज करो, जो आपको लग रहा है कि ये एग्जाम्स में आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखे आपने, उनमें से आप देख रहे हो कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। उनको रीड करते रहो, उनको रीड करो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन, उनके शॉर्ट पॉइंट्स बनाओ, ताकि वो इजीली आपको एग्जाम में फिर प्रॉब्लम ना आए। सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो, ठीक है। सैम्पल पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतने आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जितने क्वेश्चंस बनेंगे उतने चांसेस बढ़ते हैं कि वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है। और लास्ट के 5 दिन आपको क्या करना है, क्विक रिविजन करना है और एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू करना तो मस्ट है। अगर आप एमसीक्यू नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपके एमसीक्यू में ही मार्क्स कट हो जाए,
क्योंकि एमसीक्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वी डोंट नो कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप 4 मार्क्स क्वेश्चन में आप आंसर बना भी लोगे खुद से, थोड़ी अगर आपको नॉलेज होगी। बट अगर एमसीक्यू में आपको पता ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, आपका पूरा 1 नंबर कट जाएगा। आप थ्योरी में आपको टीचर मार्क्स दे देगा अगर आपने अच्छा आंसर, एक डिसेंट आंसर लिख दिया तो, बट एमसीक्यू में दे विल नॉट गिव यू हाफ मार्क्स ऑल्सो। तो वहाँ पर मार्क्स कटता है, मेरा खुद कटा है, मेरे 2 मार्क्स वहीं पे कटे हैं। तो आई नो कि एमसीक्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई विल अपलोड द वीडियो ऑन दैट। थैंक यू एंड बाय बाय।